और हम लिखते हैं यहां पर ग्रेट। ठीक है, सेंटेंस को ध्यान से देखो। तो मैंने क्या लिखा, श्वेता ग्रेट। ठीक है, अब यहां पर आप मेन वर्ब क्या लगाओगे, श्वेता वर्क्स ग्रेट, श्वेता इज रनिंग ग्रेट। क्या सेट हो रहा है, सेंटेंस सेट हो रहा है यहां पर। इसका मतलब है मुझे यहां पर टू बी वर्ब को यूज करना है, लेकिन टू बी वर्ब यूज करते समय मुझे एक मेन वर्ब यूज करना होगा। लेकिन यहां पर क्योंकि मुझे एक सब्जेक्ट को, ठीक है, एक सब्जेक्ट को उसके ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट करना है, इस स्थिति में मुझे लिंकिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा और वह होगा इज। यानी हमारा सेंटेंस क्या बना, श्वेता इज ग्रेट। यानी हमने क्या समझा कि लिंकिंग वर्ब्स वर्क एज ए मेन वर्ब। क्योंकि यदि तुमको याद होगा तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। यहां पर हमने सब्जेक्ट दिया, कॉम्प्लीमेंट दिया, लेकिन वर्ब की जगह पर मेन वर्ब ना लगाकर हमने टू बी का वर्ब एज ए लिंकर यूज किया। इसका मतलब मैंने इसे एक मेन वर्ब की तरह इसका प्रयोग किया। ठीक है, इसका मतलब हुआ लिंकिंग वर्ब क्या हुआ, नहीं, लिंकिंग वर्ब बहुत हमारे लिए एसेंशियल होता है। हमारे डेली एक्टिविटीज में, स्पीकिंग में, राइटिंग में, लिसनिंग में, रीडिंग में, हर जगह इसकी हमें बहुत ही जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा था एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिंकिंग वर्ब का। ओके, और इस तरह से हम लोग जो है आगे की ओर अब चलेंगे। तो दैट्स क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ओके, here I have given you the, now we are moving further. So helping or auxiliary verb is a very bigger sense, it has a very big sense. Either it comes with the to be form, these are a was there. Sometimes it is also known as the linking verb. But today, as we know that our main topic is modal verb, so finally we arrived at this particular point, that is modal verbs. So here I have given you the definition of the modal verb. Modal verb is a kind of an auxiliary or helping verb. That's clear. It is aware to everyone. हम सबको मालूम है, इसमें नया कुछ भी चीज नहीं है, क्योंकि हम सबको मालूम है कि मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट है, क्योंकि नीचे दिया हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब का एक पार्ट है। लेकिन अगला पॉइंट हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, इट हेल्प्स द मेन वर्ब। देखो फिर मेन वर्ब आ गया, मेन वर्ब को तुमको याद रखना पड़ेगा। डांस, प्ले, लाफ, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं वो सब मेन वर्ब कहलाते हैं या प्रिंसिपल वर्ब कहलाते हैं। तो क्या बोला गया, इट हेल्प्स द मेन वर्ब टू इंडिकेट, यानी कि मेन वर्ब के साथ इनका यूज होता है और इनके यूज के बाद वह अलग अलग तरह के आइडियाज देते हैं, अलग अलग तरह के सेंस देते हैं। तो क्या सेंस हो सकता है, पॉसिबिलिटी का, एबिलिटी का, परमिशन का, एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, उसी तरह से ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, और बहुत सारे वर्ड हैं, और बहुत सारे वर्ड नहीं, और बहुत सारे सेंसेज हैं, और बहुत तरह के मीनिंग निकले। यानी मॉडल वर्ब जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। इसके लर्न करने से हम किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को इजीली सॉल्व करेंगे। किसी भी राइटअप को लिखते समय हम लोग करेक्टली उसका यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा
कि इनका प्रयोग जब भी होगा तो वो मेन वर्ब के साथ होगा। ठीक है, जैसे पॉसिबिलिटी बताना है, पॉसिबिलिटी यदि तुमको किसी को भी बताना है वह मॉडल वर्ब का यूज करेगा। ठीक है, और वो अपने सेंटेंस में किसका प्रयोग करेगा, वो अपने सेंटेंस में पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए अपने सेंटेंस में मे का यूज करेगा, या और दूसरा भी वर्ड है। ठीक है, हम फिर इसको अलग अलग करेंगे। एबिलिटी शो करना है तो उसको कैन यूज करना पड़ेगा। परमिशन यदि उसे लेना है तो उस स्थिति में उसे कैन का या कुड का या मे का किसी का भी यूज करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन दिखाने के लिए भी उसे क्या करना पड़ेगा, विल का यूज करना पड़ेगा। ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए उसे मस्ट का या इसी तरह के मिलते जुलते वर्ड का यूज करना पड़ेगा। ड्यूटी दिखाने के लिए उसे, ड्यूटी बताने के लिए उसे अपने सेंटेंस में शुड का यूज कर, यानी कि हम ये समझ रहे हैं कि मॉडल वर्ब्स का यूज, उसका लर्निंग, उसमें एक्सपर्ट होना बहुत ही एसेंशियल है। और इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस मॉडल वर्ब के अलग अलग जो वर्ड्स हैं, ठीक है, उन सारे अलग अलग वर्ड्स को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं कि ये मॉडल वर्ब्स कौन कौन है। So in short, I am going to tell you the list of few modal verbs. These modal verbs, okay. So these modal verbs are modal verbs are, here is the list: can, could, may, might. Similarly, we have should, ought to, must. Moving further, we are going to use we are going to use even, shall or will. Okay, similarly we are going to use would, we use have to and all other forms. Okay, so these are examples of few modal verbs. So here are these are. It means we have to learn thoroughly about the use of every and each modal verb. Okay, whether it is can or it is may, might, or it is should, ought to, or must, shall or will, would or have to. We must learn about all these things. Now we are coming to the most important thing, that is need. Here you find that we have a few words like need, dear, had, better. Okay, these are also the part of the modal verbs. It means need, dare and had, these are also used in our sentence as a modal verb. Okay, further there are a few modal verbs which have been categorized as pure modal verb. ठीक है, यानी बहुत सारे मॉडल वर्ब हैं जिनको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया गया है और उस कैटेगरी का नाम रखा गया है प्योर मॉडल्स, यानी प्योर मॉडल वर्ब्स। और उस कैटेगरी में जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पर तुमको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। स्टार्ट करते हैं कैन, पास्ट कुड, मे, पास्ट माइट, शैल, पास्ट शुड,
विल एंड वुड, ये सारे प्योर मॉडल वर्ब्स की कैटेगरी में रखा गया। लेकिन यहां पर अब सवाल उठता है कि क्यों, ठीक है, क्यों रखा गया, इसके कारण क्या है? बिकॉज, क्योंकि पहला, दे आर फॉलोड बाय अ मेन वर्ब। मेन वर्ब को फॉलो करना ये नया चीज नहीं है। मेन वर्ब को तो हमेशा उनको फॉलो करना नहीं, यानी कि मेन वर्ब के पहले उनको रखा जाएगा। फॉलोड बाय मेन वर्ब का मतलब मेन वर्ब के पहले उनको रखा जाएगा। ये कोई पिकुलियर चीज नहीं है, क्योंकि जितने भी, यदि ओके, जितने भी मॉडल वर्ब हम लोग यूज कर रहे हैं वो सारे मॉडल वर्ब्स के बाद एक मेन वर्ब का यूज होना जरूरी है, अवश्य है। इसके बिना हमारा सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा, जो कि हमने मॉडल वर्ब के डेफिनेशन में पहले ही बताया था। तो इसलिए ये लाइन दे आर फॉलोड बाय मेन वर्ब, ठीक है, के कारण ये प्योर नहीं है, बल्कि इसके आगे जो लिखा हुआ है इन इट्स बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव का क्या मतलब होता है? देखो, इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब के पहले टू का यूज होना। नहीं, वर्ब के पहले जब आप टू का यूज करते हो तो उसको इन्फिनिटिव कहते हो। और बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है उस टू का यहां से एब्सेंट हो जाना, यानी कि विथ टू बिफोर मेन वर्ब, ठीक है। यानी कि इन्फिनिटिव का मतलब होता है मेन वर्ब के पहले टू का जब यूज होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव। और यदि इसमें लिखा गया बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ विदाउट टू, यानी विद टू के बगैर। एक मिनट, मैं फिर से इसको लिख दे रहा हूं। बेयर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का हमने डेफिनेशन दिया। इन्फिनिटिव किसको कहेंगे? तो इन्फिनिटिव का मतलब होता है विद टू बिफोर मेन वर्ब। और बेयर इन्फिनिटिव का जब हम लोग यूज करेंगे वर्ड ये पूरा मिला के, तो इसका मतलब होगा विदाउट टू बिफोर मेन वर्ब, ठीक है। इसको मैं फिर से बोल रहा हूं क्लियर करके। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब हुआ विदाउट टू बिफोर मेन वर्ब। इन्फिनिटिव का मतलब होता है मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग करना। तो पहला रीजन ये हुआ, यानी जब भी हम लोग प्योर मॉडल वर्ब का यूज करेंगे तो उसके बाद जो मेन वर्ब आएगा उस मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है, और यही कारण है, ठीक है, इसे हम प्योर मॉडल कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, ही कैन डांस, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या है, कैन हमने यूज किया, प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब यूज किया, लेकिन हमने इसके बीच में टू का प्रयोग नहीं किया, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं। लेकिन यदि मैं दूसरा सेंटेंस फिर मैं लिखता हूं, एक दूसरा सेंटेंस यहां ध्यान दो, ही इज एबल टू डांस। देखो यहां पर क्या हुआ, डांस के पहले टू आ गया, नहीं, तो ये स्लाइड डिफरेंसेस हो गए। इसको हम लोग आगे फिर और क्लेरिफाई करेंगे। दूसरा रीजन क्या है, दे डोंट चेंज इन द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब प्रोनाउन में ही सी इट, और जितने भी सिंगुलर नाउन्स होते हैं तो क्या कह रहा है कि दे डोंट चेंज इन द थर्ड पर्सन। अर्थात यदि आप लिखते हो सोहन, तब भी कैन ही यूज करोगे, और यदि तुम यूज करते हो यू, तब भी कैन ही यूज करोगे, ठीक है। अर्थात थर्ड पर्सन में हम ऐसा नहीं है कि सोहन के साथ एस लगाते हैं और यू के साथ एस नहीं लगाते हैं। जैसे यहां पर इस एग्जांपल में मैंने दिखाया कि यदि हम लोग उस नियम का यूज करेंगे तो सी कैन होना चाहिए, या उससे आगे देखो सी कैन डांस करेक्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग एस लगा देते हैं, या यू कैन डांस, ठीक है। तो इसमें सिंपल हमारा कहना है कि ये चेंज नहीं करता है थर्ड पर्सन में, यानी
कैन ही रहता है यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसलिए इसे हम लोग कहते हैं कि यह एक मॉडल वर्ब है, प्योर मॉडल वर्ब है। ओके, सो टू सम अप दिस पर्टिकुलर मॉडल वर्ब, so that in our next class we will discuss the each part of the modal verb. So here, before the conclusion, I want to tell you that need and dare. Here, the two modal verb we are going to discuss. The first one is need and the second one is the dare. Need and dare are used both as a modal verb. You just understand. If it is used as a modal verb, what are the rule? The rule that if it is used as a modal verb, then after this we have to use principal. And the second one is the main verb. In case of the main verb, we can use these two words alone or with the help of any auxiliary verb or helping verb. So it is going to be more clear. हम लोग इसको आसानी से समझेंगे। तो पहले हम लोग क्या समझे कि नीड और डेयर दो स्पेशल काइंड ऑफ मॉडल वर्ब्स हैं जिनका हम दोनों तरीके से प्रयोग करते हैं। मॉडल वर्ब की तरह भी यूज करते हैं, मेन वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। यदि हम मॉडल वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब है इनके बाद मुझे एक मेन वर्ब का प्रयोग करना होगा, और यदि हम इसे मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसमें दो कंडीशन है, या तो हम केवल इन वर्ड का यूज करेंगे या नहीं तो हम ऑक्सिलरी वर्ब के साथ इसको मिक्स करके यूज करेंगे। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहां पर दिया है, उस एग्जाम्पल से ये पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पहला हमारा सेंटेंस है दे नीडेड अ लॉट। ध्यान दो, यहां तुम खुद बोलोगे, मैंने इसे लिख दिया है लेकिन मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम खुद बता दोगे दे नीडेड अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। यहां पर नीड का V2 फॉर्म यूज किया गया है और V2 फॉर्म मॉडल वर्ब का नहीं होता है। V2 फॉर्म केवल प्रिंसिपल या मेन वर्ब का होता है। इसलिए हम सिंपली कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में नीड का प्रयोग, नीड का यूज एज ए प्रिंसिपल और मेन वर्ब की तरह किया गया। चलिए दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं। दूसरा सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। They need not borrow. It means you will find that the need is again here and thereafter borrow. Borrow is a verb. It is the first form of the principal form. So you will find that they need not borrow. It means before the borrow we have used this word, and in that condition it is not used as a main verb because main verb is already here. Two main verb cannot be used together at the same place. So you can say that the use of need is like a modal verb here. First thing. Second thing I want to tell you that usually as a modal verb with need we are using not, and so need not is usually used as a modal verb, so you should take care about this important point. Third sentence, next word is there. He dare not. Okay, he dare not challenge. So you will find that challenge is again. Okay, you will find that challenge is used here as a main verb, and in that case you can say that dare is a modal. So here the question you can't say that sir आपने यहाँ पर s का यूज नहीं किया, ऐसा नहीं करना है। मॉडल वर्ब में तुमने अभी तुरंत कुछ देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा है कि मॉडल वर्ब का थर्ड पर्सन के हिसाब से फॉर्म नहीं चेंज करता है, क्योंकि देयर नॉट यहाँ पर एज ए मॉडल वर्ब यूज किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग एस का प्रयोग नहीं करेंगे और यहाँ पर यह सेंटेंस, यह वर्ड जो है एज ए मॉडल वर्ब यूज हुआ है। दूसरे सेंटेंस में आके देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या किया, ही डज नॉट डेयर टू चैलेंज। ओके, so you will find that this dare is main verb, and before converting a main verb into the negative we are using do or does. Okay, so you will find that after he we are using does, so the sentence is he एक मिनट मैं फिर से बोल रहा हूं।
तीसरे सेंटेंस में हम लोगों ने देखा कि डेयर नॉट चैलेंज, चैलेंज एज ए मेन वर्ब यूज किया गया है, इसलिए यहां पर डेयर एक मॉडल वर्ब का एग्जांपल है। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 में ही डज नॉट डेयर है टू चैलेंज, यानी यहां पर डेयर जो है एज ए मेन वर्ब यूज किया है, और इसका निगेटिव बनाने के लिए जो टेंस का रूल है ही के साथ हम लोग डज नॉट यूज करते हैं, और उस डज नॉट का यूज किया गया है, इसलिए यहां पर मेन वर्ब जो है वह क्या है, एक निगेटिव। थोड़ा सा मैं तुमको क्लियर कर रहा हूं, हाँ ये अब तुम लोगों को दिख रहा होगा, दैट्स क्लियर। तो यहां पर तुम देखो क्या लिखा हुआ है, he does not dare to challenge the authority of his boss, it is an example of main verb. Okay, so in this way we have concluded the definition and everything. There are many confusion, so I try to remove all those confusions regarding the verb, the modal, the pure modal, auxiliary, everything. And so I think that now our way is very, very clear, and when we will, in our next class, we will discuss about the individually each and every modal verb which are really required for us in our coming days. Okay, so have a nice day. Thank you all.